डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस पार्ट ए का फर्स्ट चैप्टर, जो संबंधित है भारत की राजनीति के बारे में स्वतंत्रता के बाद। तो फर्स्ट जो चैप्टर है इसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। नाम से ही पता लग रहा है ये दलीय प्रणाली के बारे में है, चुनाव के बारे में होगा। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो चुनावों का सिलसिला शुरू हुआ था उसका क्या परिणाम रहा, उसके विषय में ये चैप्टर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेगा। जब दलीय प्रणाली के बारे में है तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं। देखिए, जो राजनीतिक दल होता है वो लोगों का एक संगठित समूह होता है जिसमें ऐसे लोग होते हैं जिनकी विचारधारा होती है समान। एक जैसी विचारधारा रखने वाले लोग संगठित होकर जब किसी राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं तो उसे हम कहते हैं राजनीतिक दल। वैसे आपने देखे ही होंगे बहुत सारे राजनीतिक दल है भारत में। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। जब आप देखते होंगे एक दल के लोग लगभग एक समान विचार रखते हैं, किसी मुद्दे पर उनका विचार समान होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये समान विचार रखने वाले संगठित लोगों का एक समूह होता है जो राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है। यहाँ राजनीतिक प्रक्रियाओं से हमारा अभिप्राय है कि राजनीति की अलग अलग क्रियाशीलताओं में भाग लेना, जैसे चुनाव लड़ना, सरकार में शामिल होना या सरकार की आलोचना करना। ये सारी राजनीतिक प्रक्रियाएं होती है, ये सारे काम राजनीतिक दल द्वारा किए जाते हैं। तो ये तो हो गया राजनीतिक दल के विषय में। अगली बात इसमें हमने देखनी है कि भारत में राजनीतिक दलों की शुरुआत कैसे हुई। भारत का सबसे जो प्राचीन दल माना जाता है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसकी स्थापना किसी भारतीय व्यक्ति ने नहीं की थी, बल्कि एक सेवानिवृत्त रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, ए.ओ. ह्यूम, उन्होंने की थी। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं था, ये था एक दबाव समूह। दबाव समूह का कार्य होता है सरकार पर दबाव डालना। तो ए.ओ. ह्यूम का मानना था कि भारतीय लोगों को इकट्ठे होना चाहिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट से अधिक अधिकारों की मांग करनी चाहिए। जो अधिकार अंग्रेज़ों को मिलते थे वैसे ही अधिकार भारतीय लोगों को भी प्राप्त हो, इसके लिए सरकार पर दबाव डालना चाहिए। लेकिन आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुनावों में भी भाग लिया, तब ये राजनीतिक दल बना। अब अंग्रेज़ों की एक नीति थी, फूट डालो शासन करो की नीति। उन्होंने मुस्लिम लोगों को भड़काना शुरू किया कि कांग्रेस जो है हिंदुओं का संगठन है, आप भी अपने लिए एक संगठन बनाइए। क्योंकि उन्हें मालूम था कि यदि हिंदू और मुस्लिम एकजुट हो जाते हैं तो होने वाला क्या है, तो अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल होगी। इसलिए मुस्लिम लीग नाम का एक दल कुछ मुस्लिम लोगों ने बनाया, और ये बनाया था 1906 में। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में, जो अब बांग्लादेश की राजधानी है। उस समय बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत ये एक ही देश था भारत के नाम से। तो ढाका में इसका गठन हुआ था। कुछ कट्टर हिंदू समुदाय के लोगों ने फिर हिंदू महासभा का गठन किया इसके जवाब में 1916 में, जिसका उद्देश्य था हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना। कुछ समय बाद 1920 में सिख समुदाय के लोगों ने शिरोमणि अकाली दल बनाया। इस दल के बनने का उद्देश्य कुछ और था। जो गुरुद्वारे थे उसमें कुछ भ्रष्टाचार हो रहा था, भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए, भ्रष्ट महंतों के चंगुल से छुड़ाने के लिए एक संगठन शिरोमणि अकाली दल बना था, जो बाद में राजनीतिक दल बना। 1924 में भारतीय साम्यवादी दल का भी गठन हुआ था। साम्यवादी दल है समानता पर बल देने वाला एक दल, जो अमीर गरीब की खाई को दूर करने के लिए मुख्यतः जोर देता है।
तो ये तो हो गया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कि भारत में कौन कौन से दल मुख्यतः बने। दल तो अधिक बने थे, लेकिन ये मुख्य दल थे जिनके बारे में आपने थोड़ा याद रखना है। अब इसके बाद हमने देखना है कि स्वतंत्रता के बाद पहले जो आम चुनाव हुए थे वो कब हुए थे। पहले आम चुनाव हुए थे 1952 में, और ये जो चुनाव हुए थे ये करवाए गए थे एक चुनाव आयोग द्वारा। आपने +1 में पढ़ा है, 324 अनुच्छेद संविधान का चुनाव आयोग की व्यवस्था करता, और सुकुमार सेन थे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के। जो प्रथम चुनाव 1952 में हुआ, उस समय 17 करोड़ 32 लाख मतदाता भारत में कुल मिलाकर थे। जो पहला चुनाव था उसकी कुछ खासियतें ये थी कि ये चुनाव आयोग द्वारा किया गया था, और कुल लोकसभा की उस समय थी 489 सीटें। दूसरी खासियत इस चुनाव की ये थी कि वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया था। +1 में आपने पढ़ा है कि वयस्क मताधिकार किसको कहते हैं, जिसमें सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार होता है। तो 21 वर्ष वोट डालने की आयु उस समय निर्धारित की गई थी, जो अब की गई है 18 वर्ष। तो पहले चुनाव में जो विरोधी दल थे वो थे नाम मात्र के, मीन्स कांग्रेस को चुनौती देने वाला कोई दल नहीं था, किसी को भी खास सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। भारतीय साम्यवादी एक दल था, सोशलिस्ट पार्टी थी, जिन्हें बहुत कम स्थान मिले थे। अधिकतर स्थान मिले थे कांग्रेस को। 489 में से 364 स्थान कांग्रेस को हासिल हुए थे। दूसरे आम चुनाव में भी कुछ ऐसा हुआ था। 494 कुल सीटें थी लोकसभा की उस समय, 371 सीटें अकेले कांग्रेस ने जीत ली थी। और प्रजा समाजवादी दल, भारतीय जनसंघ, ये कुछ प्रमुख विपक्षी दल थे। इसके बाद जो तीसरे चुनाव हुए थे उसमें 494 सीटें थी, 361 अकेले कांग्रेस ने जीत ली थी। इसके बाद अब हम देखते हैं कि आखिर कांग्रेस को इतनी सफलता क्यों मिल रही थी। पहली बात तो ये है कि भारत की आज़ादी के लिए जितने भी आंदोलन चले थे उन सब में कांग्रेस का विशेष योगदान था। कांग्रेस के नेतृत्व में ही ये आंदोलन चले थे, जैसे कि असहयोग आंदोलन चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनका नेतृत्व कांग्रेस ने किया था। तो कांग्रेस में लोगों का बड़ा विश्वास था, इसलिए चुनाव के बाद भी लोगों ने वोट देकर कांग्रेस में अपना विश्वास जताया था। दूसरी बात, कांग्रेस एक छाता संगठन थी। पामर एक लेखक है, राजनीति शास्त्र के बड़े लेखक, उन्होंने कांग्रेस को एक छाता संगठन कहा, जिसका मतलब ये था कि कांग्रेस एक ऐसा दल था जिसमें समाज के प्रत्येक धर्म के लोग थे। इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी थे। सभी जातियों के, समुदायों के, वर्गों के लोग, अमीर गरीब सभी लोग शामिल थे। क्योंकि सभी वर्गों के लोग थे इसलिए इसको ज़्यादा लोगों का विश्वास प्राप्त हुआ। और कांग्रेस इसलिए भी कांग्रेस की प्रधानता कायम हुई क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व योग्य व्यक्ति कर रहे थे, जैसे कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद। ये सब ऐसे नाम थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए भी विशेष संघर्ष किया था, इसलिए लोगों का इनके ऊपर विश्वास था। और विरोधी दलों का बहुत अभाव था, कोई ऐसा दल नहीं था जो कांग्रेस को चुनौती दे सकता था। तो ये कुछ कारण रहे कि कांग्रेस की प्रधानता क्यों कायम हुई। थैंक यू।